आज हम पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। जनजातीय विद्रोह मतलब जनजातियों के माध्यम से विद्रोह की शुरुआत होती है। क्यों होती है? तो सबसे पहले हम कारण देखते हैं कि वो कौन सा कारण रहा जिसके कारण इन जनजातियों ने क्या किया, विद्रोह किया। कारण में अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने, क्योंकि आज़ादी से पहले की हम बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में था। अंग्रेजों का क्या था? अधिकार। अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों का अधिकार होने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, चाहे किसानों की बात कर लो या अन्य जनजातियों की बात कर लें, तो अंग्रेजों ने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कर प्रणाली जो थी, उस कर प्रणाली को कठोर बना दिया। कर प्रणाली को क्या बना दिया? कठोर। चाहे अकाल की स्थिति हो जाए चाहे सामान्य स्थिति हो, अगर फसल पैदा नहीं हुई है तो भी आपको क्या जमा करवाना पड़ेगा? कर जमा करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कर प्रणाली कठोर बना दी गई और किसी भी परिस्थिति में कर से कोई छूट नहीं दी जाती थी। और कर को समय समय पर क्या कर दिया जाता था? इस कर प्रणाली को समय समय पर बढ़ा दिया जाता था। तो टैक्स जो था उस टैक्स को क्या कर दिया जाता था? ज़्यादा। अब ज़्यादा जब टैक्स बढ़ता रहेगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उन्हें जमा नहीं करवा पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? विद्रोह करेगा। या फिर किसी जनजाति के किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार था, उसे वहाँ से बेदखल कर दिया, तो भी वो क्या करेगी? विद्रोह करेगी। तो जिन क्षेत्रों में रहने वाली ये जनजातियाँ थी उनके साथ अगर असमानता का व्यवहार किया गया या फिर उनका शोषण किया गया, तो उन्होंने संगठित होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध क्या शुरू कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया, जो जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना गया। तो इसमें मुख्य रूप से एक तो कर प्रणाली थी और दूसरा उन क्षेत्रों पर जनजातियों का अधिकार था। तो जिन क्षेत्रों पर जनजातियों का अधिकार था उन क्षेत्रों से जनजातियों को अलग करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने जो कार्य किया उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? सरकार की नीतियों का विरोध किया और उनके विरुद्ध खड़े हो गए। तो इस प्रकार से जनजातीय विद्रोह में आगे हम देखें कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की हम बात करें तो देखो, शॉर्ट में अगर हम भारत बनाएं तो मान लो ये हमारा क्या है? भारत। और इस भारत में ये वाला हिस्सा किसका है? बंगाल का। अगर हम बंगाल की बात करें तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ पर आई थी? भारत में। कब? 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई और आने के बाद में पहले तो इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। अब बाद में इसका उद्देश्य चेंज हो गया। इसने धीरे धीरे भारत की जो राजनीति थी उसमें भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। आगे जा करके आपने अच्छे से पढ़ा है, कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ और इस प्लासी के युद्ध से इन्हें बंगाल में कुछ आधिपत्य या इनके क्षेत्र में, इनके अधिकार क्षेत्र में कुछ चीज़ें बंगाल की आ गई। ये 1757 का युद्ध। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण या निर्णायक युद्ध कहा जाता है जिसे बक्सर का युद्ध। अब ये जो बक्सर का युद्ध था, इस बक्सर के युद्ध ने पूरी तरह से बंगाल पर अधिकार किसका कर दिया? इस बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार किसका कर दिया? अंग्रेजों का कर दिया। तो इन दो युद्धों के माध्यम से बंगाल अधिकार में किसके चला गया? अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब बंगाल में अधिकार होने के बाद में इन्होंने अपनी नीतियां बढ़ा दी। इनका उद्देश्य क्या था कि भारत को किसी भी तरह से पूरी तरह से लूट लिया जाए, उसका पूरी तरह से हम क्या कर लें? शोषण कर लें। तो बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार था। अब बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में देखो 1769 और 70 समय की बात करें, 1769 और 70। देखो 64 में प्लासी का युद्ध जीता था, उसके बाद में बंगाल पर अधिकार हो गया। 69-70 में क्या होता है? बंगाल में अकाल पड़ता है। तो बंगाल में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो आपको पता ही है कि जो किसान है, ठीक है, वो पैसे कहाँ से जमा करवाएगा? तो सभी लोगों के ऊपर इनका क्या लगा हुआ था? टैक्स लगा हुआ था। और वो जो टैक्स लगा हुआ था, वो जो भूमि कर लगा हुआ था,
वो जमा करवाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बंगाल में अकाल पड़ने के बाद में भी इन्होंने टैक्स से किसी प्रकार की कोई रियायत प्रदान नहीं की। तो टैक्स से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। जब रियायत नहीं मिली तो जनता विरोधी होने लगी। ऐसा ही इन्होंने सन्यासियों के साथ किया। सन्यासी क्या करते थे? तो सन्यासी कृषि करते थे। सन्यासी क्या करते थे? कृषि। अब कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते थे। अब कृषि करने के उपरांत इन्हें जब पैसा प्राप्त होता था तो उससे ये क्या करते थे? यात्राएं करते थे। अब आपको पता है कि सन्यासी यात्रा कैसी यात्राएं करेगा? तो यात्राएं की जाएंगी धार्मिक। तो धार्मिक यात्रा करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने एक तो टैक्स बढ़ा दिया था और टैक्स के साथ साथ इनकी जो ये धार्मिक यात्राएं इनके माध्यम से की जाने लगी, सन्यासियों के माध्यम से, उन धार्मिक यात्राओं पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब धर्म पर अगर प्रतिबंध होगा तो जनता तो विरोध करेगी। तो जब ऐसी स्थिति आई तो सन्यासियों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब सन्यासी संगठित होकर क्या करने लगे कि जहां जहां अंग्रेजों के जो मकान थे, अंग्रेजों की जो कोठियां थी, उन कोठियों पर या फिर जहां पर अंग्रेज अपनी क्या रखते थे? संपत्ति, तो वो जो कोष हो गए उन पर इन सन्यासियों ने क्या किया? आक्रमण करके उन्हें लूटना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे ये जो चीजें थी वो ज्यादा होने लगी। तो अंग्रेजों की कोठियों और उनकी संपत्तियों को छीनना प्रारंभ किसने कर दिया? सन्यासियों ने। क्योंकि इस बात से वो क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। अब इन्हें दबाने के लिए क्या किया गया था? अंग्रेजों ने सेना का प्रयोग किया और सेना का प्रयोग करके इस आंदोलन को बाद में दबा दिया गया। अब याद रखने वाली बात यह है कि ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ उसका में उल्लेख मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ग्रंथ का नाम है आनंद मठ। ये आनंद मठ एक ग्रंथ है, एक रचना है। ये लिखी किसने? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की। उस आनंद मठ में हमें उल्लेख मिलता है किसका? कि सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। ठीक है, तो ये हुआ सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बाद में फिर हम बात करेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करें तो पहली चीज ये है कि आखिर ये हुआ कहां पर? तो वही बंगाल के आसपास वाला जो क्षेत्र था। ठीक है, बंगाल के आसपास वाला क्षेत्र, जिसमें हम झारखंड ले लें, बिहार ले लें, ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र ले लें, तो उन क्षेत्रों में ये कोल विद्रोह हुआ। अब कोल विद्रोह का मुख्य कारण देखो, मुख्य कारण वही या तो भूमि से जुड़ा हुआ होगा या जनजातियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया? भूमि कर जो था उसकी मात्रा बढ़ा दी। तो अंग्रेजों के माध्यम से जब भूमि कर बढ़ाया गया तो इस भूमि कर को बढ़ाने से कोल जनजाति के जो लोग थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए। अब भूमि कर तो बढ़ाया और साथ में एक काम और कर दिया। कोल जनजाति के जो लोग थे, इन कोल जनजाति के लोगों से इनकी भूमि भी छीन ली गई। तो 1831 में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने 1831 में कोल जनजाति के जो लोग थे, उस कोल जनजाति के लोगों को कहा गया मुंडा। तो इनको हम बोलते हैं मुंडो। मुंडो से क्या छीन ली? उनकी भूमि छीन ली। तो जब मुंडो से भूमि छीन ली गई तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों को विरुद्ध। और ये जो भूमि थी, ये भूमि दूसरे लोगों को दे दी। अब जब जाहिर सी बात है, आपका किसी क्षेत्र विशेष में अधिकार है और वो क्षेत्र विशेष किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, बाहरी लोगों को दे दिया जाए, तो इसे दूसरे लोगों को दे दिया गया। तो दूसरे लोगों को दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये मुंडा जनजाति के जो लोग थे, झारखंड, हजारीबाग, सिंह भूमि, उसके आसपास के जो
लोग थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए फिर क्या किया गया, सेना की सहायता किसे लेनी पड़ी, अंग्रेजों को सेना की सहायता लेनी पड़ी। और इस विद्रोह को फिर सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो इस प्रकार से कोल विद्रोह का भी दमन कर दिया गया अंग्रेजों के माध्यम से। कोल विद्रोह के बाद में फिर हम बात करते हैं संथाल विद्रोह। तो ये सभी जो विद्रोह हो रहे हैं ना, ये अपने किस में चल रही हैं, फिलहाल बंगाल के आसपास वाले क्षेत्र में चल रहे हैं। अब संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह के समय की बात करें कि ये कब शुरू हुआ, तो समय की बात करें तो 1855 और 1856, ठीक है। तो 55 में शुरू हुआ और 56 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये किसके माध्यम से किया गया, तो ये अगर नेतृत्व की बात करें कि संथाल विद्रोह जो हुआ वो किसके माध्यम से शुरू किया गया, तो एक व्यक्ति का नाम आता है सिंधु और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है कान्हू। तो ये दो व्यक्ति थे, सिंधु और कान्हू, इनके माध्यम से संथाल विद्रोह शुरू किया गया। तो तीसरी चीज आती है, आखिर कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो कारण हम वही बात करते आ रहे, या तो उनसे उनकी भूमि छीन ली, उनके अधिकार छीन लिए, या फिर सरकार ने क्या बढ़ा दिया, टैक्स। तो यहाँ पर भी टैक्स जो था वो क्या कर दिया सरकार ने, ज़्यादा। तो टैक्स ज़्यादा किया तो इन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अब विद्रोह किया और साथ में सरकार ने अपनी निरंकुश नीति रखी। इस टैक्स को प्राप्त करने के लिए पुलिस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। तो पुलिस मिल गई, पुलिस के साथ में जमींदार, जिनका खेत जोतते थे कौन, ये जनजाति के लोग, संथाल जनजाति के लोग। तो जमींदार मिल गया, पुलिस मिल गई, ठीक है। और ठेकेदार या साहूकार जो पैसा देते थे भूमि पर काम करने के लिए, कि पैसे लेकर के वो किसान काम कर सके। तो ये सभी मिल गए और जबरन क्या वसूल करने लगे, उनसे भूमि कर वसूल करने लगे, टैक्स वसूल करने लगे। तो फिर इन लोगों के माध्यम से ये आंदोलन चला सिंधु और कान्हू ने, और इसका परिणाम ही निकला कि भयंकर विद्रोह हुआ और फिर अंततः सैन्य कार्रवाई के माध्यम से अंग्रेजों ने इस विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया। दमन तो किया, साथ में इस क्षेत्र के लिए अलग से उन्होंने एक परगना बनाया जिसे संथाल परगना कहा गया। परगना बोलते हैं अपने जिले से जो बड़ी इकाई होती है, तो संथाल परगने का निर्माण किया, ठीक है, संथाल परगना। संथाल के बाद में फिर हम देखते हैं अपना अगला विद्रोह, और उसकी बात करें भील विद्रोह। भील विद्रोह की अगर हम बात करें तो भील विद्रोह को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मानचित्र की बात कर लेते हैं। तो इस मानचित्र में अगर हम बात करें तो भारत के दक्षिण का जो हिस्सा है, इस दक्षिण के हिस्से में ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है ये, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो ये पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट में ही विद्रोह किया गया था, किसके माध्यम से, भीलों के माध्यम से। तो भीलों के माध्यम से ये विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह की हम बात करें तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्रों में ये विद्रोह देखने को मिला। शुरुआत की अगर बात करें तो 1812 से लेकर के 1819 तक इस विद्रोह का समय माना जाता है। और इस विद्रोह को बढ़ाने में दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक व्यक्ति का नाम आता है जो उस समय पेशवा थे, और पेशवा को पता ही है, पेशवा का मुख्य गढ़ जो माना जाता है पूना को माना जाता है। पूना किसमें पड़ता है, महाराष्ट्र में। और उस समय पेशवा कौन थे, तो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। तो एक तो बाजीराव द्वितीय ने इस भील जो विद्रोह था उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाजीराव के साथ साथ एक व्यक्ति और था, और जिसने इस कार्य में उनका सहयोग प्रदान किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, त्रिकबब जी। तो त्रिकबब जी जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ में बाजीराव द्वितीय जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे जाकर के इसे आगे बढ़ाने में एक व्यक्ति ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और 1825 में सेवरम एक व्यक्ति का नाम आता है। उस सेवरम ने क्या किया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया।
और अंत में आपको पता ही है परिणाम यही होता है कि अंत में जो अंग्रेज थे उन्होंने सेना की सहायता लेकर के इस आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया। तो इस प्रकार से आगे वाले दोनों आंदोलन हम देखेंगे कि चाहे वो भील विद्रोह हो या फिर रमोसी विद्रोह हो, दोनों ही लगभग इसी क्षेत्र में हुए और दोनों को भी सेना के माध्यम से दबा दिया गया। भील विद्रोह के बाद में फिर हम बात करते हैं रमोसी विद्रोह। तो रमोसी विद्रोह की अगर बात करें तो ये कहाँ पर हुआ, तो वही अपने महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है। अब रमोसी विद्रोह रमोसी जाति के माध्यम से किया गया। तो रमोसी जाति के लोगों ने ये क्या किया, विद्रोह। अब आपको पता ही है कि सरकार की जो नीति थी, ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की जो नीति थी, उसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। अब इस आंदोलन का नेतृत्व भी एक व्यक्ति ने किया और 1822 की बात करें, उस व्यक्ति का नाम आता है चित्तर सिंह। तो चित्तर सिंह के माध्यम से रमोसी जाति के लोगों को संगठित करके इस आंदोलन की शुरुआत की गई और बाद में 2-3 साल बाद में इस आंदोलन का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। तो 1825-26 में आंदोलन का अंग्रेजों ने सेना की सहायता से क्या कर दिया, दमन कर दिया। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि जनजातियों के माध्यम से भी भारत में आंदोलन हुए हैं जो अंग्रेजों के समय में हुए थे और मुख्य जो कारण माना जाता है या तो टैक्स या कर का जो भार था वो अधिक होना और उसे जबरन वसूल करना और साथ में अगर उनकी भूमि को सरकार छीनने का प्रयास करती थी तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन हुआ। तो आज के लिए इतना ही।